कि पंजाब में निकाय चुनाव हुए हैं बैलेट पेपर से, उसमें आम आदमी पार्टी की बम्पर जीत हुई है, भारतीय जनता पार्टी की जो है बिल्कुल सीटें नहीं आई हैं। तो कैसे देख रहे हैं, क्या बैलेट पेपर का असर? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात जो बार-बार हम कहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए और ये सरकार बैलेट पेपर को छोड़ के हमेशा ईवीएम पे जाती है, वो इसलिए जाती है क्योंकि पता है कि ईवीएम में हेराफेरी करना बहुत आसान है, ईवीएम को मैनिपुलेट करना आसान है, इसलिए ईवीएम का मोह नहीं त्यागती। अब बैलेट पेपर पे चुनाव हुए, इनकी औकात सामने आ गई ना। 1100 से 1150 से मेरे ख्याल करीब 1300 के आसपास का आंकड़ा है कि जिन पे इनकी सबकी जमानतें जब्त हुई हैं। इनको जमानत जब्त होने का मतलब होता है कि 1/6 वोट जो है वो भी हासिल नहीं हुआ। 100 में से 1/6 वोट यानी 15 वोट भी माने जाएँ तो भी इनको हासिल नहीं हुए हैं। तो जमानत जब्त तब होती है कैंडिडेट की। तो हर जगह करीब 1350 रुपये इन्हें मुँह की खानी पड़ी है और ये बैलेट पेपर का ही असर है, जिसकी वजह से हम डिमांड करता है विपक्ष लगातार के बैलेट पेपर पर चुनाव होने चाहिए। और इन्हें पता है कि बैलेट पेपर पर चुनाव होंगे तो पारदर्शी चुनाव हो जाएंगे और हमारा सुपड़ा साफ होगा। इसी वजह से बार बार ईवीएम के भरोसे अपने ताल ठोकते हैं, दम भरते हैं कि इस बार हम 400 पार होंगे, इस बार हम 300 पार होंगे, इस बार हम फलानी स्टेट में सरकार बनाने जा रहे हैं, इस बार हम इस स्टेट में सरकार बनाने जा रहे हैं, 188 सीटें जीतेंगे, 200 सीटें प्लस जाएंगे। इस बार जो इनकी घोषणाएं होती हैं वो इसलिए मैनिपुलेट पहले से होती है। इन्हें पता है कि ईवीएम सेट हो गई हैं तो 200 सीटों पर हमने सेट कर दी हैं, तो 200 सीटें तो अब हमारी आनी है। याद होगा आपको 1.5 साल पहले का, करीब 2 साल हो जाएंगे अब तो, हरियाणा चुनाव, नायब सिंह सैनी साहब का बयान, हमने सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं, हमारी सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं, हम सारी व्यवस्थाएं कर चुके हैं और हम सरकार बनाने जा रहे हैं। और वो बात सच हुई। 48 सीटों के लगभग उन्होंने दिया था हवाला के, लगभग हम 45 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे और 48 सीटें जीत के उन्होंने सरकार बनानी। अति उत्साह में आके पहले ही बोल दिया था उन्होंने। क्या ये कंडीशन पूरे देश में है? अगर बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं पूरे देश में भी असर दिखाई देगा? बिल्कुल होगा, पूरे देश में असर पड़ेगा इसको। इसीलिए बीजेपी इसी चीज़ से भागती है। चुनाव आयोग इनका पालतू पिट्ठू बना हुआ है, इसीलिए भागता है चुनाव आयोग कि बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कराना। हवाला ये दिया जाता है कि जी बैलेट पेपर छपेंगे, उसमें टाइम लगेगा, फिर बैलेट पेपर की गिनती में टाइम लगेगा, कई दिन लग जाते हैं गिनती करने में, रिजल्ट आने में कई दिन लग जाते हैं। ठीक है, रिजल्ट आने में कई दिन लग जाते हैं, 3 दिन लग जाएंगे, 4 दिन लग जाएंगे, लेकिन आप ये तो देखिए कम से कम 5 साल बाद जो चुनाव हो रहे हैं उसमें कम से कम 5 दिन की भी अगर देरी होती है रिजल्ट आने में तो निष्पक्ष तो आएंगे रिजल्ट। और सबसे बड़ी बात, जब आप 2 या 3-4 चरणों में चुनाव कराते हो तो पहले चरण का चुनाव से और आखिरी चरण के चुनाव तक, अगर हम लोकसभा चुनावों की बात करी जाए तो सबसे पहले 18 अप्रैल से वोटिंग शुरू हुई थी और आखिरी वोटिंग जो थी वो 30 मई की थी, 4 जून को रिजल्ट आए थे। तो कितना लंबा टाइम हुआ, करीब 50-56 दिन का टाइम हुआ। 50-56 दिन तक उन ईवीएम को सेफ रखा गया था ना, तब देरी नहीं हुई क्या काउंटिंग में? तो इसी तरह की देरी अगर 2 या 4 दिन की बैलेट पेपर में भी होती है तो होने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है? कम से कम निष्पक्ष चुनाव तो होंगे। क्या लग रहा है, जैसे यूपी इलेक्शन आने वाले हैं, यूपी में भी बयानबाजी शुरू हो गई है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अब मोदी जी की सरकार और यूपी में डबल इंजन की सरकार होने की वजह से कोई भी जो माफिया है हिंदुओं को धमका नहीं सकता। हाँ, बिल्कुल नहीं धमका सकता, क्योंकि वहाँ पे हिंदू ही माफिया बन गए। अब हिंदुओं को क्यों धमकाएगा? धनंजय सिंह शायद हिंदू नहीं है, राकेश सिंह शायद हिंदू नहीं है, और राजा भैया शायद हिंदू नहीं है, और उसके बाद आनंद सिंह जो है वो शायद हिंदू नहीं है, राकेश सिंह, ब्रजभूषण शरण सिंह, ये सारे शायद हिंदू नाम नहीं है। मेरे ख्याल से मुसलमानों ने ऐसे नाम रखने शुरू कर दिए हैं जो ये माफियाओं में, किसी के ऊपर 106 मुकदमे, किसी के ऊपर 86 मुकदमे, किसी के ऊपर 40 मुकदमे, किसी के ऊपर 80 मुकदमे। और इंस्पेक्टर सुबोध सिंह का हत्यारा वो बीजेपी में शामिल हो गया, अब उसकी गिनती माफियाओं में कर दी थी इन्होंने, उसके ऊपर मकोका लगा दिया था, लेकिन जैसे ही उसने बीजेपी का दामन थामा उसे उठा के सारे मुकदमे उससे वापस ले लिए गए। तो हिंदुओं के तो माफिया कहाँ है, क्योंकि ये तो खुद ही माफिया बन गए। अब तो जगह जगह मॉब लिंचिंग करी जाती है, माफियाओं का रूप बदल गया। अब पहले माफिया संगठित होते थे, अब ये सारे संगठित माफिया तो सत्ता की मलाई चाट रहे हैं। और उसके अलावा छोटे छोटे जो है माफिया लोकल स्तर पे जो भर के आ रहे हैं, जो हिंदू का नाम करते हुए और लोगों को धमका रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, डरा रहे हैं, उनको नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है, उनके साथ दुर्व्यवहार करा जाता है। अब तो इस किस्म के माफिया आ गए ना। माफिया का मतलब यही नहीं होता कि बहुत बड़े 20, 50, 60, 70 लोग हैं वही माफिया बनेंगे। मोहल्ले के 4 लोग इकट्ठे हो गए, उनको भी माफिया का रूप दिया जाएगा जब वो बाकी लोगों को धमकाएंगे, डराएंगे। तो वो तो समाजवादी पार्टी पर, सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि जब इनकी सरकार थी तो ये हमेशा माफियाओं के चरणों में डली रहती थी। तो अब आपको कौन रोक रहा है माफियाओं के चरणों में बेड़ी डालने से? आप अनंत सिंह को क्यों नहीं डालते जेल के पीछे, राकेश सिंह को क्यों नहीं डालते जेल के पीछे, राजा भैया को जेल के पीछे क्यों नहीं डालते? इनके ऊपर, सबके ऊपर दर्जनों मुकदमे हैं, आप उनके सामने नतमस्तक हुए। ब्रजभूषण शरण जी का बाल विवाह का कर पाए आप? पॉक्सो एक्ट लगा था उसके ऊपर। पॉक्सो एक्ट का साफ साफ संविधान में मतलब है कि जिसके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगेगा उसकी गिरफ्तारी पहले अवश्य होगी, उसकी गिरफ्तारी होनी ही होनी है, उसके बाद उसके ऊपर मुकदमा चलेगा, चार्जशीट पेश होगी, फिर वो अपनी जमानत के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन उसको 1 दिन के छोड़ो, 2 घंटे भी हिरासत में नहीं रखा गया। पुलिस वाले उसके पास गए उसका बयान लेने, उसकी इनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि पुलिस वाले उसे थाने बुला सके कि आप आ जाइए और अपना बयान दर्ज करा दीजिए। नोटिस भेजने की हिम्मत नहीं हुई। तो नतमस्तक कौन हुआ? नतमस्तक कौन हुआ? ये हुए या वो हुए? साफ से दिखता है सब कि नतमस्तक कौन हो रहा है। तो यूपी जो चुनाव आ रहे हैं, क्या लग रहा है फिर से हिंदू मुस्लिम वाला एंगल यही है इनके पास, और इसके अलावा दूसरा एंगल इनके पास है ही नहीं है। ले दे के लास्ट एंड फाइनल हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। अभी यूपी में आपने देखा होगा हिंदू मुस्लिम करने का भी ईद कली गई है। ईद से पहले अभी इनका योगी जी का जो बयान आया था, सड़कों में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी और अगर किसी ने इस बात को नहीं माना तो उनका अच्छे से इलाज भी किया जाएगा।
उन्हें समझा भी दिया जाएगा। सड़कें चलने के लिए होती हैं, नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं होती हैं। तो वही हिंदू मुस्लिम और इसके अलावा करा गया। अगर सब जगह नमाज़ पढ़ी गई है, कहीं कोई अप्रिय घटना आपने देखी? कहीं कोई अप्रिय घटना? सबको पता है प्रेम मोहब्बत का त्यौहार है, प्यार का त्यौहार है। सब आपस में त्यौहार मनाने के बाद गले मिलते हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं। कोई हुड़दंग करने के लिए त्यौहार थोड़ी है। कहीं देखा आपने शोर मचाते हुए, हंगामे करते हुए? कहीं नहीं देखा मैंने तो कम से कम कहीं नहीं देखा। और किसी ने देखा होगा, सरकारी हिंदुओं ने देखा होगा तो उनकी मैं कह नहीं सकता। एक बयान काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। एक तरफ जो शुभेंदु अधिकारी हैं वो कह रहे हैं 14 साल तक की जो गाय होती है उसके बाद उसे काटा जा सकता है, और एक तरफ मुस्लिम समुदाय है वो गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की मांग कर रहा है। कैसे देखते हैं दोनों बात? देखिए, इसी को ही दोगलापन कहा जाता है, जिसे हम अक्सर बातों में कहते हैं यार ये आदमी बड़ा दोगला है, बड़ी दोगली बातें करता है। अब एक तरफ तो पूरे उत्तर भारत में तो गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है, गाय की कुर्बानी नहीं होने देंगे, गौ हत्या नहीं होने देंगे, गौ को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। टारगेट पे किसको लिया जाता था? मुस्लिम समुदाय को। अब जब मुस्लिम समुदाय खुद सामने आके कह रहा भैया गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो, तो अब इनको दिक्कत हो गई। क्यों? क्योंकि अब इनकी राजनीति छिन जाएगी ना, अब इनकी रोटी पानी छिन जाएगा। गाय के नाम पे तो राजनीति करते हैं, और गाय को ही अगर इन्हें राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया तो प्रत्येक राज्य में इसको संरक्षित करना पड़ेगा। संरक्षित करने का काम किसका होता है? सरकार का। तो इनके ऊपर गले में तो फांस पड़ जाएगी ना। फिर ये राजनीति कैसे करेंगे कि देखो देखो राष्ट्रीय पशु को ही काट रहे हैं, या गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की जो इन्होंने मांग करी, अगर इन्होंने मुसलमानों की मांग मान ली तो फिर ये मुसलमानों को टारगेट कैसे करेंगे कि गाय के साथ गलत काम करते हैं, गाय को काटते हैं, गाय की बलि देते हैं? नहीं कर पाएंगे ना, इसलिए इसको स्वीकार नहीं करेंगे। और शुभेंदु अधिकारी सबसे बड़ा घटिया इंसान आज की डेट का। 14 साल तक की तो गाय है, तब तक तो वो हमारी माता है, लेकिन 14 साल से ऊपर हो गई फिर वो हमारी माता नहीं रहेगी। ये कौन सा नया भाई पैतरा लेके आए हो तुम? मेरी माता 70 साल की है, जब तक वो 70 साल की है तब तक तो मेरी माता है। 60 साल सरकारी उम्र होती है रिटायरमेंट की, कि 60 साल सरकारी उम्र है जी, तब तक वो मेरी माता है। 60 साल के बाद वो मेरी माता नहीं रहेगी, या 60 साल के बाद ये मेरा बाप नहीं रहेगा। ये कौन सा नया भाई टॉपिक लेके आए हो? कौन सा नया कैलकुलेशन लेके आए हो कि 14 साल तक की जो गाय है वो तो माँ है, लेकिन 14 साल से ऊपर होते ही वो माँ खत्म हो जाएगी, उसको माँ का दर्जा खत्म कर दिया जाएगा। अजीब आदमी हो यार, अपनी माँ को माँ नहीं मान रहे। कैसे लोग हो तुम लोग? एक तरफ कहते हो माता है माता है माता है, और माता के नाम पे ऐसी राजनीति कर रहे हो कि हाँ क्योंकि वोट लेने थे। उसी तरह हेमंत बिस्वा शर्मा का भी बयान आया था। हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी यही कहा था गाय खा सकते हो लेकिन अपने घर में खाओ, अपने घर में खाओ। लेकिन उसी गाय हत्या के नाम पे तमाम जब लोगों की लिंचिंग कर दी जाती है, लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, उन्हें गाड़ी में बंद करके जिंदा जला दिया जाता है, तब आपकी आवाज़ नहीं निकलती। तब आपको याद नहीं आता कि गाय का भी आपने प्रश्रय करना है, गाय को भी अपने संविधान के तहत अनुसूचित में डाल के उसे उसकी रक्षा करें। तब आपको याद नहीं आता, क्योंकि वोट लेने वाली बात थी। उन्हें लग रहा था कि हमारे मुसलमान वोट छिटक जाएंगे। एंड टाइम पे मैं इनको बोल देता हूँ, कोई बात नहीं यार, गाय खानी आपने खा लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वोट मुझे दे देना बस। वोट चाहिए था अल्टीमेटली, वोट की भूखी सरकार है और कुछ नहीं है इसके अलावा। ये नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से अपील की है कि पानी ज़्यादा पिएं, तो वहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कमेंट किया कि हम गर्मी तो झेल लेंगे, महंगाई की मार कैसे झेलेंगे? बिल्कुल सही बात है जी। आपको याद होगा कि जब ये गर्मी, मई ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया, जून जुलाई अगस्त और लगभग शुरुआत के सितंबर के 10 दिन मान के हम चलते हैं, लगभग 100 दिन की गर्मी और है। अभी कल परसों ये बयान आया था, उसके बाद आज मौसम बदल ही गया। कल फिर बदला मौसम रहेगा। गर्मी पहले के मुकाबले आज कम से कम 5 या 7 डिग्री कम है। बदल जाता है मौसम हमेशा, लेकिन जो ये वादा करके आए थे, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, इन्हीं एक वो सिलेंडरेला थी, मिसेस सिलेंडरेला, सबको याद आ जाएगा। मोदी जी जब सत्ता में आएंगे 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। अरे भाई 100 दिन में गर्मी तो कम हो जाएगी, वो 100 दिन में तुम महंगाई कम कर पाओगे? ये बता दो। जो तुमने पेट्रोल के दाम आज बढ़ा दिए वो वापस लेके आओगे 100 दिन बाद? 100 दिन में महंगाई तो खत्म नहीं करोगे, नहीं कर पाओगे ना। गर्मी खत्म ऑटोमेटिकली हो जाएगी। गर्मी का तो कोई है नहीं, ये तो प्रकृति का नियम है भाई।